नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन प्रोग्राम गैर रवायती नौइयत का है। आपको पता है मुल्क जो है इस किस्म की कैफियत के अंदर है कि तकरीबन मैं कहूँगा कि जंग का ऐलान हो गया, लेकिन शुक्र है कि अब शायद सैनिटी विल प्रिवेल। मैं एक बड़े मज़े की बात आपको बताऊँगा। नेपोलियन बादशाह इस दौर का टॉप मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट तस्वर किया जाता है। उसने एक बात कही थी, वो तो उसने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में कही होगी, लेकिन उसकी अंग्रेज़ी बनी अंग्रेज़ी की मैं आपको उर्दू बता देता हूँ। उसने कहा, ऐसी जंग लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं जिसको जीतने के बाद कुछ हासिल ना हो। इसके माने बुनियादी तौर पे ये हैं कि आप तभी एक जंग को लड़ें जब उसको जीतने के बाद कोई अचीवमेंट हो, कोई टेरिटरी मिले, कोई एजाज़ मिले, कोई ख़ास चीज़ हो, कोई वसाइल हाथ लगें। तो मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ये जानते हैं कि ये जंग लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे हासिल कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो खातून जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में मशहूर हुई हैं, सोफिया कुरैशी, उन्होंने कहा कि साहब आप नहीं करें हम भी नहीं करेंगे। अच्छा, इसका फ़ैसला भी फिर अब हम ही करेंगे भाई, क्योंकि आपने एस्केलेशन तो कर दी, अब आगे देखते हैं। एक और बड़ा मशहूर स्ट्रेटजिस्ट था who is considered as one of the most successful military campaigners, और उसका नाम था चंगेज़ खान। उसने एक चीज़ सीखी, मैंने उसकी, क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी, तो मैंने एक चीज़ सीखी। उसने ज़िंदगी में ये सीखा, उसके जो ज़िंदगी के वाक़यात हैं उससे उसने लेसन ये लिया कि रिश्तेदार, जानने वाले, महल्लेदार, बिरादरी वाले ये अहम नहीं है। जो अहम है वो क्या है? मेरिट। उसने अपनी फ़ौज को जब तरतीब दिया, उसकी कामयाबी का राज यही था, उसने मेरिट को तरजीह दी और मेरिट की वजह से वो जीत गया। और आज अगर हम भी दुश्मन पर सबकत हासिल करेंगे तो वो मेरिट की वजह से ही करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, जो कि 65 की जंग भी लड़े हैं, 71 की जंग भी लड़े हैं। उसके अलावा भी, जैसे ये इब्तिदा में प्रोग्राम से पहले मैं इनसे बात कर रहा था कि बहुत सारे और जो लो लेवल, मीडियम लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वेलकम करता हूं आपको शो में ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ा अजीब किस्म का चैलेंज हमारे सामने आ गया है। अब ये है कि हमें भी, वो क्या कहते हैं कि पे देम इन द सेम कॉइन, इस वजह से अब हमने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया हिंदुस्तान को देखकर कि उनका मीडिया चीखो पुकार कर रहा है। मैं हैरान इस चीज़ पर हूँ। पहले आपसे इस चीज़ की वजाहत लूँगा कि बहुत सारे उनके भी वेटरन्स टीवी पर बैठे होते हैं और जिस तरह की ओछी हरकतें वो कर रहे होते हैं, बदजुबानी कर रहे होते हैं और गैर महज़बाना गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई थिंक दैट इज़ नॉट द ऑनर अमंग सोल्जर्स। मेरे ख्याल से वहाँ पर इसमें कुछ कमज़ोरी रह गई है। पता नहीं आपकी याददाश्त क्या कहती है। हमें तो यही बताया गया था कि सब लोग जो हैं उनकी चूँकि मुश्तरका इब्तिदाई तालीम हुई है तो उनके अंदर भी कुछ ऑनर अमंग सोल्जर्स वाला एक तस्वुर होगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता नहीं। उनकी बदजुबानी देखकर उनके वेटरन्स टीवी पे बैठे होते हैं। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा है, आई हैड द ऑनर टू बी पार्ट ऑफ 65 आवर। जी तो ये अल्लाह की देन है कि हम हैं और आज बात से बात कर रहे हैं। जी जी, हमारे साथी तो बहुत सारे जा चुके हैं। जी जी, बेशक। फिर 71 सिविल वॉर में भी मैं था जी और 71 वॉर में भी था। जी जी फिर हम 2.5 साल कैद भी रहे इंडिया में, जी तो उनको बड़े करीब से देखा। फिर कश्मीर में आई वाज कमांडर आर्टिलरी 10 कोर। जी तो मेरा एरिया मराला से सियाचन तक था, तो वो भी एक दौर देखा। जी फिर आई हैव बीन डीलिंग विद एंटी टेररिज्म फॉर जी, मोर देन 10 years। यस तो मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ अदवार देखे। जी फिर कॉरपोरेट में भी 30-35 साल हो गए हैं, जी मुख्तलिफ कंपनीज को हेल्प किया। जी आई ऑलवेज मेंटेन कि हमारी जो प्रॉब्लम की इब्तदा तो 1947 में हो गई थी। देखिए, जब कैबिनेट मिशन आया था, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लें, टाइम लें, बिल्कुल लें, 2-4 मिनट। वी हैव इनफ टाइम। जी तो उस वक्त मोरलेस चीज़ें सेटल हो गई थी, इंडिया यूनाइटेड ही रहता।
उसमें गालबन आम आदमी को नहीं पता है कि जो कैबिनेट मिशन की जो प्रपोजल थी वो जोन में उन्होंने इंडिया को तकसीम कर दिया था, जोन ए बी सी। तो जोन ए जो है वो सेंट्रल इंडिया का इलाका था, बिहार, यूपी, सीपी, जी। ये सारे एरिया, इवन तमिलनाडु वगैरह। जी जी। और जोन बी में ये जो मौजूदा पाकिस्तान है, अब इंक्लूडिंग इंडियन पंजाब था। जी जी। और सी में था बंगाल, बिहार, असम और वो रियासतें। जी। तो तीनों जोन ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी, अपना अपना आइन बनाना था, लेकिन फेडरेशन में रहना था। अपने नुमाइंदे उन्होंने फेडरेशन में जी। भेजे। तो कायद आज़म ने इस तजवीज़ को आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस कबूल कर लिया था। कबूल कर लिया था। और कांग्रेस ने इनिशियली कबूल किया था, जब उन्होंने देखा कायद आज़म ने कबूल कर लिया है तो उनको सांप सूख गया। उन्होंने कहा देयर मस्ट बी सम कैच, जो कायद आज़म ने एक्सेप्ट कर लिया तो देयर सम कैच। वो उन्होंने फिर गए अपने कमिटमेंट से और उन्होंने एक एतराज़ कर दिया कि बिहार को जोन सी में शामिल ना करें, जोन ए में कर दें, विच कायद आज़म डिडंट एग्री। और ना वो बंगाल वाले तैयार थे इस चीज़ के लिए। तो वो कैबिनेट मिशन फिर फेल हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में जाके कहा कि अब तीन ही चॉइसेस रह गए हैं कि या तो गवर्नमेंट कांग्रेस को दे दी जाए इंडिया की, विच ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू हैंड देम ओवर, या फिर ब्रिटिश शुड कंटिन्यू टू रूल, बट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज। यस, उनकी पावर नहीं थी इतनी। दैट इज द एसेंशियल एस्पेक्ट। यस। और तीसरा ये था कि इसको पार्टीशन कर दिया जाए। सो दैट्स हाउ द पार्टीशन केम इनटू बी, जी। and it was accepted, and Partition Act of 1947 was passed by British Parliament, and it was given to both the parties, Congress and Muslim League. तो मुस्लिम लीग ने तो एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस में इस पे बड़ी डिबेट हुई थी जुलाई 47 में। तो इनिशियली उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, और उसके बड़े लॉजिकल रीजंस थे उनके कि पाकिस्तान उन्होंने काफ़ी प्री पार्टीशन में काफ़ी कम्युनल फसाद करा दिए थे। हज़ारों मुसलमान मारे गए थे कलकत्ता में, बिहार में, यूपी में, सीपी, इधर नहीं हुई थी, उधर होते। दूसरा ये हुआ कि हमारे हिस्से की जो आर्मी थी इट वॉज वेरी स्मॉल, 2-3-4 बटालियन थी, कुछ और थे, मतलब इट वॉज स्कैंटी ऑपरेटर्स। और ना हमारे पास कोई सिविल सर्विस थी इतनी बड़ी कि ना उनका ख्याल था कि इनके पास पैसा होगा, ना उनके पास उनका ख्याल था। तो उन्होंने कहा 6-8 महीने चलेगा, सो एक्सेप्टेड इट। लेकिन उन्होंने उसमें सैबोटाज किया हमें, जिसकी बुनियाद आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बुनियाद ये थी कि उन्होंने हमारे जो 4-5 ज़िले थे पंजाब के मुस्लिम मेजॉरिटी, रेड क्लिफ अवार्ड में धोखाधड़ी से उसको इंडिया में दे दिया, जिसकी वजह से कश्मीर प्रॉब्लम उभरा और जो आज तक हमारे पड़ा हुआ है। फिर महाराजा ऑफ कश्मीर ने कायद आज़म के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया था कि ठीक है, आई विल जॉइन पाकिस्तान, आप हमें ऑटोनॉमी दे दीजिएगा। कायद आज़म एग्रीड, लेकिन वली भाई पटेल एंड कंपनी ने महाराजा को बरगलाया, इसको जहाज़ में डाल के ले गए और एक्सेशन करा लिया, जिसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई, सिविल वॉर। फिर दैट इज़ हिस्ट्री जो भी हुआ। तो आज वो जो कश्मीर की जो प्रॉब्लम की बुनियाद पड़ी थी, वो आज उसी की वजह से हम सारा भुगत रहे हैं। 65 की वॉर भी मोर और लेस इसी की वजह से हुई थी। 71 में जो लड़ाई हुई थी, आई ऑलवेज मेंटेन इन माई राइटिंग, इन माई पेपर्स, in my presentations in Staff College and National Defence College कि 71 की लड़ाई जो थी it was a continuation of 65 war। जब इंडिया ने ये देखा कि ईस्ट पाकिस्तान में we are not in a position to defend ourselves, हमारे पास एक डिवीजन होता था सिर्फ वहाँ पे, और जिसमें 8-9 बटालियन होती थी। तो 65 वार में तो इंडियन उधर गए ही नहीं थे, बट एक एलिनिएशन ज़रूर क्रिएट हो गई बंगालियों में
कि हमें तो तनहा छोड़ दिया, और हमने कोई उनको फिर जब 65 टू, फिर आपको पता है वो अगरतला कॉन्स्पिरेसी हुई, फिर मुजीबुर रहमान साहब गिरफ्तार हुए, फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको छुड़वा दिया, और उसके बाद फिर 71 का जो हुआ है वो भी हिस्ट्री है कि किस तरीके से काओ जो था द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द रॉ, उसको इंदिरा गांधी ने ये टास्क दिया कि भाई आपने संवर्षण करनी इस पाकिस्तान में, तो उन्होंने 68 टू 71 बहुत अच्छे तरीके से सबवर्ट किया, और भी उसके बाद जो चीज़ें हुई वो हिस्ट्री है, आई नीड नॉट एक्सप्लेन। अब ठीक है, एनिमी देखें, हमेशा एनिमी जो है ना आपकी वनरेबिलिटीज पे एनकैश करता है। अच्छा, अब हमारी जो पोजीशन है, मैं हर प्रोग्राम में भी कहता हूँ अपनी राइटिंग में कि हमारा ये जो बयानियाँ हमारे कुछ लोग इंटेलेक्चुअल्स या सियासतदान हैं कि हम छोटा मुल्क है, और इंडिया इसको वो प्रमोट करता है इस बात को कि पाकिस्तान तो छोटा सा मुल्क है, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो फोकर्ड हैं, ये आप देखेंगे उनके टीवी में ये, जबकि ऐसी मैं समझता हूँ कि दिस इज टोटली रॉन्ग। पाकिस्तान इज ए नॉट ए स्मॉल कंट्री, यूरोप के हर बड़े मुल्क छोटे मुल्क से बड़ा है ये, रकबे में भी पॉपुलेशन में, और अगर छोटा बड़ा क्राइटेरिया होता तो वियतनाम जो है अमेरिका को शिकस्त ना देता, फ्रेंच को शिकस्त ना देता। अफ़गानिस्तान 20 साल लड़ा, 10 साल सोवियत यूनियन से और 20 साल लड़े वो अमेरिकन से, तो वो भी छोटा मुल्क था लेकिन वो छोटा नहीं था। तो पाकिस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, वी हैव आवर कमिटमेंट। ठीक है, हमारे अंदर फॉइबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वी आर ए बिग कंट्री, वी आर ए लार्ज कंट्री, वी हैव ए मैनेजेबल इकोनॉमी। अगर ये जो ऊपर आप मेरा इस पर भी बड़ा आप ये इकोनॉमी को डील करते रहे हैं जी जी, कि मेरा हमेशा ये रहता है कि हमारी इकोनॉमी के दो रुख हैं, एक जो है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, एक अंडर द टेबल इकोनॉमी है, जो हमें सस्टेन करती है। जी जी, अगर आप उसको दोनों को काउंट करें तो आपका पर कैपिटा 6000 से ऊपर चला जाता है। अभी भी इंडिया में जो पर कैपिटा है $11,400, मेरा ख्याल इतना ही है। उसमें से अगर 5% अंबानीज और इनको निकाल दें और 5% दूसरी इंडस्ट्री को निकाल दें, 90% ऑफ द इंडियंस आर बिलो $1140 पर उनका है पर कैपिटा। दे आर इन ए लॉट ऑफ पॉवर्टी है इंडिया में। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कोई जन्नत में रह रहे हैं, नहीं नहीं, वो बहुत पॉवर्टी वहाँ बहुत पॉवर्टी है। जी जी, आपके यहाँ कोई भूखा नहीं रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके यहाँ कोई बगैर जूते के नहीं नजर आएगा। देखिए सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो एक नहीं, मतलब पैरल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं की बात कर रहा हूँ। जी जी, नहीं, मैं आपके साथ इत्तेफाक कर रहा हूँ। असल में क्या है कि ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक माइंडसेट है जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने डेवलप किया। सबसे पहले उन्होंने टू नेशन थ्योरी को चैलेंज किया, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ये अप्रूव हो गया कि टू नेशन थ्योरी वाज करेक्ट इन वन वे और द अदर। मिस्टर जिन्ना कायदे आज़म वाज करेक्ट, he was right in his interpretation of the mindset and the psyche। उसके साथ साथ आप बातें बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, माजरत के साथ मैं ये बताऊंगा, एक चीज़ कहलाती है इंट्रोस्पेक्शन। आप लोगों की फौज में ज़्यादा होता है ये। मैंने सुना है कि बेहतरीन से बेहतरीन मिलिट्री कमांडर्स भी जो थे जिन्होंने बैटल्स लड़े और जीते, they used to sit down on the table and they used to think how we could have fought it better, how we could have won it better, how could we have done better। And I'll be very frank, Pakistan should have been here, मतलब स्क्रीन से भी बाहर जा रही है शायद बात। Pakistan should have been here, and Pakistan is, with all due respect, not where it should have been because of certain reasons which I would not like to mention right now। इंडिया के साथ तो हमारा कंपटीशन था ही नहीं, इंडिया was much far behind, हम तो यहाँ होना चाहिए था। Unfortunately, because of certain people who had vested self-interest, ये मुल्क जो है ये थोड़ा स्लो चला, वरना मेरे ख्याल से वी शुड हैव बीन समवेयर एल्स, वी शुड हैव बीन मच अबव इंडिया, मच मच अबव। दैट्स माय थॉट। अल्लाह ने आपके मुल्क को 3 चीजें दी हैं। ज्योग्राफी, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यंग नेशन। दुनिया में
ये लोग नहीं मिलते। यंग नेशन, 35% ऑफ द पॉपुलेशन इन बिटवीन 20 एंड 40, ये इतना आपके पास खजाना है जिसको आप कैश कर सकते हैं अगर आप उनको प्रॉपरली ट्रेन करें, चलाएं तो। और तीसरा जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास अल्लाह ने जो भी है, हमने अपने रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट के, यू हैव वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड यू हैव द वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट जिन्होंने आपको इस काबिल आज बनाया हुआ है कि आप खड़े होकर बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुल्क जो अपने आप को 10 गुना बड़ा कह रहा है, आप उसको उसके पैरेलल होकर बात कर रहे हैं। और अभी आपने पिछले 24 घंटे में या 36 घंटे में उसका आपने देख भी लिया है कि आपके नौजवान पायलट्स जो हैं जी जी, ये 65 की जंग में जो थे जी, उन्होंने भी ये फीट कारनामा अंजाम दिया था। आज की जो पौध है, 3rd जनरेशन है ये, जी सही कह रहे हैं, यही किया है। जी सही कह रहे हैं। तो हमें अपने आप को अंदर की तरफ देख के एक तो घबराना नहीं चाहिए, जी जी, वी शुड हैव पेशेंस। और तीसरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी मीडिया पे पता है क्या चल रहा है? पाकिस्तान के मीडिया पे हम जीत गए, इंडिया के मीडिया पे वो जीत गए। बट दिस इज नॉट अ मीडिया वॉर, जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच is won on the cricket field, in the cricket ground. The battles are fought and won on the frontiers. और हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा। मैं ये देख रहा हूँ कि वो इंडिया वाले हैं ना, वो डंडे वंडे उठाए हुए हैं, और कुछ तो आपने देखा होगा उनके वेटरन्स जो हैं वो अपने केन्स भी लेकर आए हुए हैं वहाँ पे, एंड दे आर फ्लैशिंग देम अराउंड। भाई मीडिया के ऊपर ये जंग नहीं लड़ी जाएगी। एंड आई स्ट्रांगली एडवाइज, आई नो पीपल विल नॉट लिसन टू मी, आई स्ट्रांगली एडवाइज, look, we are the same 150, maybe I'm 200 pounds of flesh, but we are the same kind of people. We can make mistakes and we can by mistake escalate the whole thing. Never be rash in your statements. देखिए, मैं ये देख रहा हूँ people are getting very rash. Don't get rash. I know India will not control itself, but the way to deal with a bully is ignore. देखिए, जब हम प्लान करते हैं कोई चीज़ फौज में, चाहे छोटा ऑपरेशन हो बड़ा हो, तो हम जो है दुश्मन का, हम जो हमें सिखाया गया था, एंड आई एम श्योर आज भी यही होगा जी जी, कि टेक द एनिमी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फर्स्ट एंड देन मेक योर हाइपोथेसिस, नंबर 1. नंबर 2, नेवर टेक देम लाइटली। नेपोलियन का भी आपने जिक्र किया था, ही वॉज द जीनियस। उसकी से भी गलतियां हुई थी, उसे वाटरलू की गलती हुई थी, उससे दूसरी गलती ये हुई थी कि उसने अपने कजन्स वजन को किंग्स लगा दिए थे, एक को स्पेन में, एक उधर उधर, जिन्होंने उसको भाई को लगा दिया, डुबो दिया उसने, स्पेन डुबो दिया उसको, उन्होंने डुबो दिया उसको। तो बात यह है कि 47 से लेके आज तक दुनिया के कितने ही मुल्क टूट गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम है। इवन बांग्लादेश इज स्टिल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आज वो आपके साथ खड़ा है। वो एक गैप आया बीच में जिसमें 2 भाइयों में लड़ाई हो गई, प्रॉपर्टी पे लड़े आपस में, लेकिन देन सडनली दे रियलाइज कि दुश्मन तो कोई और है। उन्होंने 15 साल हसीना वाजिद का, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता पेश किया है कि हम अपने भाइयों से ना लड़ें, हम दुश्मन को पहचानें, क्योंकि जीतता वही है जो अपने दुश्मन को पहचान जाए। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात एक और की कि भाई के साथ लड़ाई हो जाए तो उसे जंग नहीं कहा जाता, उसे बंटवारा नहीं कहा जाता, बल्कि ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में भी क्रिएट हो गई है। मैं चाहता हूं कि सब लोग एक हो जाएं, पूरी मुल्क एक है। मेरे मुंह कहने से नहीं होता, ये जो ये कहते हैं ना हम सब एक तब होंगे व्हेन वी विल कंसीडर आवरसेल्व्स एज वन। देखिए, मेरा जहां तक ख्याल है हमें एक होना चाहिए। फौज की जो ताकत है ना, हाँ, फौज की ताकत अवाम है, के बगैर हम कुछ नहीं। अभी मैंने अभी बात की थी, इस पाकिस्तान में हम लड़ रहे थे मार्च से लेके दिसंबर तक जी, ये 93,000 का एक शोर शराबा चल के जी, ऐसा हमारी टोटल स्ट्रेंथ इवन ऑन 16 दिसंबर 22,000 थी कॉम्बिटेंट ट्रुप्स जी, और 2-4 हज़ार सर्विस अलाइड सर्विसेज थी
जिसमें पुलिस वाले थे, दूसरे थे, तो टोटल थे अबाउट 30,000. We were attacked by 1 million Indian Army with their full air force, naval blockade, और उसके प्लस उन्होंने 500,000 मुक्ति बानी खड़ी की हुई थी हमारे खिलाफ. तो हमारे जो जवान था, आई कैन अश्योर यू, मैंने बहुत लिखा है इसके ऊपर, और एक अभी किताब एक और भी आई है, 1000 miles, बैटल 1000 miles apart, जी जी, जनरल जन साहब की. उन्होंने मुझसे भी बात की थी क्योंकि इन्होंने तो अभी लिखी है, हम तो थे वहाँ. हमारे एक भी जो फोर्ट्रेस हमने बनाए थे, इंडिया कुड नॉट कैप्चर दैट इवन ऑन 16 दिसंबर. 16 दिसंबर को ढाका अगर फॉल हुआ है तो बिकॉज देयर वाज नो ट्रुप्स इन ढाका. दे लैंडेड अ ब्रिगेड अराउंड ढाका एंड वी कुड नॉट लिंक अप बिकॉज हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी. कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेकअप हुई हुई थी बीच में. नहीं देखें, आप फिर वही बात कर रहे हैं ना इंट्रोस्पेक्शन वाली. मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि देखें अभी जो बात आप कर रहे हैं, मे बी पीपल विल इंटरप्रेट इट रॉन्गली. सो आई वुड लाइक टू टेक यू अवे फ्रॉम 1971. प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट. आई नो इट वाज नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आज जो है ना, मैं आज पे आ रहा हूँ. हाँ, आज भी आपका जवान जो है, चाहे वो समुद्र में बैठा है, चाहे वो डेजर्ट में बैठा है, चाहे आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियों पे बैठा है, सियाचिन में या बलूचिस्तान में, वो बड़ी ही स्कैंटी रिसोर्स से लड़ रहा है. उसको ताकत किसकी है? आपकी कौम की. वो जज्बे के साथ लड़ रहा है. उसकी बॉडी उसके घर आती है तो उसके माँ बाप उसको सल्यूट पेश करते हैं, रोते नहीं हैं इंडियन टीवी की तरह. अच्छा, मैं अब आपके साथ ना एक और किस्म की गुफ्तगू करता हूँ. ये आपके साथ मैंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, मेरे ख्याल से इसमें यू गिव मी अ गुड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. आई विल टॉक अबाउट समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट राइट नाउ. ठीक है, अभी पीस की बात हो रही है, लेकिन मैं कल रात की हैपनिंग्स देख रहा था. आज पे मैं कॉन्सेप्ट पे वॉर पे आऊँगा. मैं नहीं, मैं वही आपके साथ बात करूँगा. एज अ कॉमन लेमैन मैं आपको ऐसे बात बता रहा हूँ कि मेरे जहन में ये था कि इंस्टेड ऑफ द scattered nature of attacks, can we concentrate our attacks on one target and make an incision or make a stronger impact? Because right now I think there will be some movement towards peace. They are saying they will, but on their TV they are continuously talking about the chinks in our armor and perhaps where they can get through with it. But from a layman's perspective, would it be better to concentrate all our efforts on a single place rather than showing our prowess all over? देखिए, मैं What's your take as a military commander? 1-2 मिनट लूँगा. जी, जब पाकिस्तान बना है, जी, वी हैड ए ब्रिटिश इक्विपमेंट. तो हमने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारे ऑफिसर थे, जी, जो हमारे सीनियर थे, जो बाद में 65 तक रहे जी, उनकी जो कॉन्सेप्ट थी वो ब्रिटिश थी, टोटल लड़ाई की ओरिएंटेशन. लेकिन 60s के बाद जब अमेरिकन इक्विपमेंट आया है तो वी स्विच्ड ओवर टू अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, जिसमें ये फायर एंड मूव और मौजूदा जो सिस्टम अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, जी, यही था. और फिर उसके बाद 80s ऑनवर्ड, जब 90s में जब हम चाइनीज़ के साथ अटैच हुए ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर हैज़ चेंज्ड. अब हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो हमारी जिसको कहते हैं ऑपरेटिबिलिटी जो है ऑफ इक्विपमेंट, वो बहुत ज़्यादा है बिटवीन अस एंड चाइना. अगर लड़ाई ऐसे अभी हम लड़ रहे हैं और अगर हमें कोई इक्विपमेंट मिलता है तो वी आर नॉट शाई ऑफ यूजिंग इट बिकॉज वी नो इट हाउ टू यूज इट. इंडिया का जो प्रॉब्लम है, इंडिया हैड ए प्रॉब्लम. तो उनको लॉजिस्टिक में बड़ा प्रॉब्लम होता था. जब होता था तो उनको फोर्सेस सेंट्रल इंडिया से बॉर्डर पे लानी होती थी, तो दे केम अप विद द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इन 80s. उसका तोड़ हमने किया, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या किया, वो हमने कर लिया. अब कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर हैज़ अगेन चेंज. दे हैव गॉन फ्रॉम कोल्ड स्टार्ट टू अमेरिकन कॉन्सेप्ट. अब जब उनका 80% इक्विपमेंट जो था रशियन था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होके अमेरिकन आर गिविंग देम लॉट ऑफ
न्यू इक्विपमेंट, तो दे आर इन ए ट्रांजिशन। और उनकी जो फोर्सेस है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। कश्मीर में वो काउंटर इंटेलिजेंस ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो 7-8 लाख फौज फंसी हुई है उनकी। आई गिव यू लॉट ऑफ क्रेडिट टू कश्मीरीज कि उन्होंने 60-70 लाख ने 7 लाख फौज को हाईली मिलिटराइज्ड टाई अप किया हुआ है। और दूसरा उनका मसला ये है कि वो लद्दाख में चाइनीज से डरते हैं कि अगर वो उसको खाली छोड़ते हैं तो चाइनीज विल मूव फॉरवर्ड। दूसरा जो है इधर आ जाइए आप, जो पंजाब का फ्रंटियर नेशनल है, तो अभी जो आपने सवाल किया था कंसंट्रेट करना है जगह, कंसंट्रेट करना। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर हैज चेंज्ड इनटू 3 लेवल्स। वन इज द कन्वेंशनल वॉर जो आप बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेट ऑफ फोर्सेस करके जी। दूसरा है स्ट्रेटेजिक लेवल है हमारा, और तीसरा है एक जिसको आप कहते हैं साइबर वॉरफेयर। जैसा कि अभी कल आपने टीवी पे पाकिस्तान ने कहा कि हमने एक साइबर अटैक करके उनका बिजली का सिस्टम जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो सबोटाज कर दिया। दिस इज वो सिर्फ बिजली का सिस्टम डिसरप्ट कर दिया, बंद नहीं होता। आपने उनके कम्युनिकेशन को भी डिसरप्ट कर दिया जी। उनका बैंकिंग सिस्टम भी डिसरप्ट हो जाएगा जी। उनकी रेलवे भी डिसरप्ट हो जाएगी जी। एंड दे कैन डू अस आल्सो द सेम थिंग। सो द लेवल ऑफ वॉर हैज चेंज्ड। वो कंसंट्रेट करना पॉइंट ऑफ टाइम पे वो तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी भी है। और आई एम श्योर हमारे जो प्लानर बैठे हुए हैं दे आर लुकिंग इनटू दैट, दे नो इट कहाँ पे कंसंट्रेट करना है कहाँ नहीं करना है। लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉर हैज चेंज्ड नाउ। आप देखें यूक्रेन और रशिया में क्या लड़ाई हो रही है, ए वेरी लिमिटेड ऑन द ग्राउंड। यस, मोस्ट ऑफ द वॉर इज ड्रोन्स एंड एयरक्राफ्ट रशिया में, यानी मॉस्को में भी हिट हो रहे हैं। लकीली मैंने वो एरियाज ही देखे हुए हैं, सारातोव भी मैंने देखा हुआ है, मॉस्को में भी देखा हुआ है, जहाँ जहाँ उनके तो वो 500, 600, 800 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी वो हिट कर गए जी। तो यहाँ भी ये जो है ना, तो अभी इंडियंस जो है मैं ये कैलकुलेट कर सका एज एन ओल्ड सोल्जर, वो दे आर प्रिजर्विंग देयर एयरफोर्स। उनको डर है कि अगर वो एयरफोर्स को पाकिस्तान बॉर्डर में लाएंगे दे विल सफर मोर कैजुअलिटीज, बिकॉज उनके पास जो टेक्नोलॉजी वाइज दे हैव सडनली रियलाइज्ड कि दे आर इन्फीरियर एज टू अस इन 3 थिंग्स। वन इज ट्रेनिंग। अभी तक वो जो उन्होंने जहाज तो खरीद लिए राफेल, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग स्पेक्ट्रम है वो मेरा ख्याल वो इतना अच्छा नहीं है। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं उनको करना चाहिए। वो बात सही है आपकी। और दूसरा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि दे आर इन ट्रांजिशन आर्मी में, वो डोंट वांट टू टेक ए रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उनको पता है कि पाकिस्तान हैज़ ए बैकिंग ऑफ चाइना एंड टर्की। टर्की की इक्विपमेंट वाइज, लॉजिस्टिक वाइज, और चाइना की जो है आप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है चाइना का, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। सी राइट नाउ दे हैव अब हमारे मीडिया पर तो ये डिस्कस नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन इन मैनी ऑफ आवर फ्रेटर्निटी। लेकिन ये कि जैसे वो लोग हैं उन लोगों ने काफ़ी रिसर्च की होती है, हम जो है वो खाली वी आर जस्ट हैविंग शाउटिंग मैच। वो मेन एम ये है कि द चाइनीज़ वांटेड टू शो एयर सुपीरियरिटी, सो वी हैव J-10s right now, and the West has also said that we didn't use the F-16, we used the J-10s. But I can assure you F-16 is a very superior aircraft. Even today, I would say F-16 is much superior to Rafale because of the battle hardiness and the international acceptance of the F-16. Availability of parts, hardware, upgradations. Maneuverability is outstanding. So F-16 is no doubt an excellent aircraft. हमारे पायलट्स भी बहुत ज़्यादा उस पर ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। J-10s जो हैं ये चाइनीज टेक्नोलॉजी, they say that they are almost the same category, but they are weaponized with special air-to-air missiles. देखिए वो कह रहे हैं कि उसमें कोई एक खास वेपन है, मैं वैसे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, which they are saying is PL-15, which is a very long range air-to-air weapon. अब वो ये कि वो वेपन सिस्टम ही है जो यूज़ किया, ऐसा क्लेम किया जा रहा है लोगों की तरफ से, और उसका जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसकी जो है ना वो कम है। इट कैन मार्क अप टू लेट्स से 80 माइल्स
but this is the non-export version. This is the one that the Chinese use. This is what is being said in the international defense publications. So let's say if an aircraft takes off not near the border, even 200 or 300 miles inside Pakistan, and somehow is able to identify or target a Rafale or any other Indian aircraft, a click of a button and beyond visual range, the weapon can go and destroy. That's what is being said. I don't know. They are saying that it's a marketability of the Chinese weapon. अभी जो मैंने थोड़ी सी बात की थी कि जो अभी थर्ड लेवल ऑफ बैटल है वो कम्युनिकेशन की बैटल है, द बैटल ऑफ टेक्नोलॉजी। जी जी, जो अभी आप AL-15 की बात कर रहे हैं, उसमें जो 3 कैपेबिलिटीज हैं, जी जी, एक रेंज 400 किलोमीटर, जी 400 किलोमीटर, आई वाज सेइंग इन माइल्स बट इन किलोमीटर, दूसरा बाइज 700 किलोमीटर हो जाता है। जी जी जी। तो दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इन द लास्ट 7-8 years द चाइनीज हैव developed a very sophisticated communication technology of cyber warfare, जिसको उन्होंने इंटेग्रेट कर दिया है अपने वेपन सिस्टम के साथ। जब वो लॉक इन कर देता है, अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं नाज़रीन, आप लोग गौर से सुने। वो देखे ना, अभी पायलट इंडियन क्या कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं लगा किधर से आया, किसने क्या किया, because it had hit them 100 kilometers. They were thinking they are safe. They are saying that it doesn't use a single guidance mechanism. No. In fact, uses multiple guidance. नहीं, it has a satellite linkages. It has a satellite linkages. जी. It has own linkages. Yes. And it has a ground linkages. It is the 3-dimensional linkages, जो जिसकी वजह से superiority आ जाती है। तो ये दूसरी बात है। तीसरा ये है कि अभी जो हमारी वॉरफेयर जो अभी चल रही है, तो इंडियंस आर अफ्रेड टू मूव इन। मेरा अपना असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन दे विल नॉट मूव इन बिकॉज बाय नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि इफ दे मूव इन दे विल गेट द बीटिंग। सो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस विल बी देयर इफ दे मूव इन। दैट्स योर अच्छा, इसमें एक देखें, इसेंशियली हम जो सुनते रहे, तो फिर नाम आया पठानकोट का। नाजरीन को शायद इससे कोई वाकफियत नहीं होगी। उसकी वजह ये नाजरीन के पठानकोट जो है वो इट्स कंसिडर्ड एज द गेटवे फॉर दीज मिलिट्री पीपल एंड दे हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है थोड़ी, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्सेस जैसे बता रहे हैं ये भी है, और फौज वाले जब भी बात करते तो पठानकोट की बात करते। पर जो वनरेबिलिटीज़ है ना, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो जनरल जजमेंट है वनरेबिलिटीज़ का वो ये है कि जो डेजर्ट जोन है that's very vulnerable, and I would say it's the adjoining area of Rann of Kutch, but I won't really say, I'm not aware as to what is our program there, what is the concentration of our forces, but I do know he's worked in Sindh, so he knows about it. I have been both in Cholistan and also in desert warfare जो है वो बड़ा critical लोग कहते हैं रोल प्ले करेगी। तो 65-66 में we were deployed in Umarkot area, so वो देखा हुआ है दोनों। The point at that time तो वो बिल्कुल डेजर्ट होगा, बिल्कुल at that time तो बिल्कुल डेजर्ट होगा, पानी का कतरा भी नहीं होता था। अब तो खैर पाइपें वगैरह ले गए, तो हम बहुत सारा इंतजाम ने किया है। देखिए वो सीएम भी आया था ना वहाँ का, उसने भी कुछ काम किया। पॉइंट ये है कि यहाँ पे वो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन वी आर क्वाइट capable to handle अगर वो आते हैं, ये मैं बात कर, and we know नहीं, हम जाते हैं तो बात है ना, उनके आने की तो बात नहीं। एक्चुअली देखिए मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। जी जी, हमारा जो नेशनल मैंडेट है फौज का, नेशनल पॉलिसी का, वो है डिफेंड पाकिस्तान, नॉट ऑफेंसिव। सो if you want to, and the general doctrine is of deterrence, not beyond that। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। बड़ी अहम बात इन्होंने की है कि हमारा जो जनरल कंप्लेक्शन है वो यही है कि हम बेसिकली बिल्कुल एक अग्रेसर के तौर पे सामने नहीं आना चाहते। वी वांट टू डिफेंड व्हाट वी हैव, एंड ऑब्वियसली irrespective of hawks like me who believe in expansionism, both east and west, but the general complexion is this, and deterrence of course, but of course there may be one day when there would be someone who would have the same kind of mindset. Let's take a short break.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, थोड़ी गैर रिवायती गुफ्तगू है। बाकी चैनलों के ऊपर जो कुछ आप देख रहे हैं उससे बिल्कुल हट के गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक तारीख़ी पस मंज़र भी आपके सामने पेश कर रहे हैं, और ज़ाहिरी बात है आगे के लिए एक सस्टेनेबल राह पीस की है, वो भी उसको भी देखना है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ब्रेक पे जाने से पहले मैं कर रहा था, देखें ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे। यूनाइटेड नेशंस जो है उसने अब ये एक तरह से कैदोबंद लगा दी है कि आप अपने जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है उसके बियॉन्ड एक्सपेंशनिज्म के बारे में अब नहीं सोच सकते। जो माजी का एक ट्रेडिशन था वो अब उस तरह से आप कर भी नहीं सकते। तो अगर हमला या जंग किसी सूरत होती भी है तो अगर आप यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं तो आपको ये याद रखना है कि आप अपनी जो जियोग्राफिकल टेरिटरी उसको एक्सपेंड तो कर नहीं सकते। अब अनफॉर्चुनेटली एक्सपेंशनिस्ट्स जो दुनिया भर के अंदर थे उन्होंने जो कुछ अचीव करना था वो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अचीव कर लिया। अब उसके बाद जो है देयर कैन नॉट बी ए टेरिटोरियल एक्सपेंशन थ्रू मिलिट्री मीन्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो बहुत सारी कन्फ्यूजन भी है इस सिलसिले में, तो वो वाज़ेह हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ भी एक मैं आपको बड़े मज़े की बता दूँ, पाकिस्तान के असल में स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं। देखिए मैं बड़ी अजीब सी बात करूँगा, ब्रिगेडियर तारिक खलीद साहब मेरे साथ हैं। मैंने देखा किसी भी मुसलमान मुल्क के अंदर एक ईंट किसी के मकान की भी अगर निकल जाती है तो पाकिस्तान में हड़ताल हो जाती है, छुट्टियां कर दी जाती हैं। पिछले हफ्ते भी जो हमारे ताजिर सनतकार थे उन्होंने हड़ताल की, वजह गैर मालूम। फिर उसके बाद उससे पिछले हफ्ते भी इन लोगों ने की थी हड़ताल, वो भी गैर मालूम, और क्योंकि ये भी समझ नहीं आया हमें, और प्रीटेक्स्ट उन्होंने ये लिया कि हम फ़िलिस्तीन के साथ। मैंने अभी तक फ़िलिस्तीन की इंतज़ामिया की जानिब से एक भी मुज़म्मती बयान हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं देखा। बुरी लगी बात आपको, इस टाइम नहीं कहनी चाहिए थी, कहनी चाहिए। इफ यू विल नॉट रियलाइज हु इज योर फ्रेंड इन अ डिफिकल्ट टाइम, यू विल नॉट अंडरस्टैंड हु इज योर एनिमी एंड हु इज योर फ्रेंड। आप समझें इस बात को। कौन सा ऐसा मुसलमान मुल्क है जिसने मुजम्मती बयान दिया हो? यहां मसाजिद के ऊपर हमले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को बुरा लगा? मैंने ये बात अभी की, मुझे इससे ज्यादा बुरा लगा क्योंकि यह कौम हर चीज के लिए बाहर निकल आती है। मसाजिद पे हमले हुए हैं पाकिस्तान में, और किसी की गैरत ने जो है वो उनको जरा से उनको मलामत महसूस नहीं हुई। टेल मी बताओ, तुम लोग हर हफ्ते निकलते हो फलस्तीन के लिए कि नहीं निकलते हो? तो क्यों नहीं निकली फलस्तीन की इंतजामिया हमारे लिए? उनका हमारे लिए उनके दिल में इतनी सी भी दर्द नहीं है? आपके मुसलमान ममालिक के अंदर आप सच बताएं, अगर कल खुदा न खास्ता मैं कहता हूं किसी भी मुसलमान मुल्क के अंदर एक ईंट भी किसी के घर की नुकसान हो से, तो पाकिस्तान में हड़ताल हो जाएगी। लेकिन वहां पे देखो बेशर्मों की तरह वो लोग बैठे हुए हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा। मोदी को वेलकम कर रहे हैं, उसको एजाज दे रहे हैं, तो तुम लोग कहते हो कि यार यहां पेशेंटली बैठा करो, पॉजिटिव डिस्कशन किया करो। नहीं करूंगा पॉजिटिव डिस्कशन। बताओ मुझे इस वक्त कौन सा मुसलमान मुल्क है जो पाकिस्तान के लिए बाहर निकल गया, और तुर्की के अलावा। और तुर्क बयान भी बहुत मोहब्बत बड़ा प्यार बड़ा, बस इतना ही है कि हम लोग जो है वो सबर का और उसका वो करें। यार आप मतलब इस कौम की गैरती खत्म हो गई। मस्जिद के ऊपर हमला हो गया, आप लोग चुप बैठे हो। मोहल्ले की मस्जिद के अंदर कोई अगर इस तरह की चीज करे, बताओ कसम से तुम लोग क्या करोगे आगे से? किसी मोहल्ले की मस्जिद के अंदर ऐसे हो जाए, तुम बताओ क्या करोगे तुम? उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं। फिर कहते हो अली नासिर इमोशनल हो जाता है। होगा इमोशनल में, हक है मेरा, मैं पाकिस्तानी हूं। सारी दुनिया का दर्द हमने अपने दिल में लिया हुआ है। जिस मुल्क के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं जी, हम इनके लिए पहुंच गए जी, हम आपके लिए जो है वो सीसा पिलाई की दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। क्यों नहीं आया हमारा बयान ईरान से? क्यों नहीं आया बयान अफगानिस्तान से? उनको इतने साल पाला है, अफगानिस्तान को इतने साल तुम लोगों ने यहां पर अफगानियों को पाला है इस मुल्क के अंदर। जवाब दो, है कोई जवाब किसी के पास? अफगानियों को इतने साल पाला है, यहां पे खिलाया है, उनको ठुसाया है, फिर कहते हैं कि ये बंदा जज्बाती हो जाता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, बस पहुंच गए। हर मुल्क के अंदर कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानी रोते हुए पहुंच जाए, और वो लोग शर्म ना करें जरा सी। कौन सा मजम्मती बयान आया उनकी तरफ से? और किस मुल्क की तरफ से आया जिनके ऊपर बड़ा भरोसा करे बैठे हो? खुद लड़ना पड़ी है ये जंग, हमें खुद लड़ना पड़ी है, और खुद ही लड़नी पड़ती है।
अभी देखना कामयाब हो जाओगे तो सक्सेस विल हैव मेनी फादर्स। अभी देखना हर कोई बाप बन जाएगा व्हेन दे विल सी योर सक्सेस। सॉरी ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। नहीं, आपका बट माई एंगर इज जस्टिफाइड एट दिस मोमेंट। इमोशनल होना जायज़ है, क्योंकि ये हमारे नौजवानों की फीलिंग भी यही है। देखिए, ये जंग आपको खुद लड़नी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि कोई मुल्क आपका जाके आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, और इसके लिए हमें मुनज़्ज़म होना पड़ेगा अपनी मैनेजमेंट को। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत उमर और अबू बकर के 10 साल के ज़माने में अरबों ने जब मुनज़्ज़म हो गए तो उन्होंने 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दे दी थी, रोमन्स एंड पर्शियंस को। तो आज भी आप में वो ताकत है, और अब जो ये वाक़यात पिछले 2-15 दिन में हुए हैं, इसके 3 फ़ायदे हमें हुए हैं जो और इंडिया को नुकसान हुआ है। एक तो ये है कि जो मिथ थी इंडिया की कि वी विल जस्ट वॉक इनटू पाकिस्तान, वो टूट गई है। अब उनके अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि हमें तैयारी करके ही जाना पड़ेगा। यही वजह है कि ना वो अपने जहाज़ आपको भेज रहे हैं अंदर, ना वो अभी ग्राउंड फोर्सेस को आगे, कोई मूवमेंट नहीं है ग्राउंड फोर्सेस की, सिर्फ मजाइल चल रहे हैं इधर से उधर। जी, दूसरी जो एक लम्हा आपको रोकूंगा, आपकी बात हम जरूर सुनेंगे, लेकिन मेरे साथ आज मुल्क की मारूफ स्कॉलर और डिफेंस एनालिस्ट हुमा बकई साहिबा शामिल गुफ्तगू होंगी। वेलकम करता हूं आपको हुमा बकई साहिबा। कह दीजिएगा। जी शुक्रिया। हुमा बकई साहिबा, मैं देख रहा हूं कि आप सोशल मीडिया पर भी और उसके अलावा भी बड़े अहम बयानात भी दे रही हैं उसके खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, और साथ साथ आपने बड़े मुतवाज़िन तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया। मैं चाहूँ मीडिया के ऊपर आप अपने ख्यालात का खुल के इजहार करें। देखिए जी, मैं तो बात इसी से शुरू करूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को सरसुरू किया और हमने भड़कियां नहीं मारी। हमने वो जरूरी बात की जो हमें ग्राउंड से करनी चाहिए थी और जिम्मेदार रियासत के तौर पर, और उस वक्त तक हमने इसको करने से इज्तनाब बरता जब तक हम कर सकते थे, क्योंकि इंडिया की तरफ से बड़ी टॉक्सिक प्रोवोकेशन थी। और मतलब 2-3 दिन तक हम बिल्कुल इंडियन अटैक को रिपर्स करते थे, यानी उनको हम वही के वही हैंडल कर सूरत हाल को खत्म करते थे। और फिर DGICR ने एक प्रेशर भी किया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी डीएस्केलेट कर दें, ये सूरत हाल आगे बढ़ के खतरनाक हो सकती है। हमने ये भी कहा कि जब अटैक्स होंगे तो आपको पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया आपको इन अटैक्स के बारे में बताएगा। इंडियन मीडिया से आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो ये खबरें भी चला रहे थे कि हमने मिसाइल अटैक कर दिया है कुछ इलाकों पे। फिर उन्होंने अफगानिस्तान से भी मिसाइल डाले ताकि पाकिस्तान के लिए एक 2 prong वॉर कर दें। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल बीच में हुमा बकई साहिबा के टेलीफोन के अंदर वो रब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से जोड़ लेते हैं रब्ता। ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, आप बात कर रहे थे, माजरत, एक आपने कहा गलत फहमी दूर कर दी। तो ये दूसरे जो मिथ थी उनकी, जी जी, कि वी विल जस्ट वॉक इन, दैट हैज बीन ब्रोकन वंस फॉर ऑल। जी, दूसरा, आपको पता है कि इंडिया वाज ए कंटेस्टेंट फॉर परमानेंट सीट इन, आप जिक्र कर रहे थे, सिक्योरिटी काउंसिल। जी आई थिंक फॉर नेक्स्ट 10 ईयर वो तो गया, जी। क्योंकि नो कंट्री इज गोइंग टू सपोर्ट देम। May I take Dr. Huma Bakai's comment on the same thing that you are Yeah. saying? डॉक्टर हुमा बकई साहिबा यहाँ पर हमारे साथ ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब मौजूद हैं, और उन्होंने आपको सलाम भी कह रहे हैं, और उसके साथ एक बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने पेश किया है कि इंडिया वाज एन एस्पायरेंट फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, नाउ इट शुड और शी शुड फॉरगेट अबाउट इट। इज इट करेक्ट? जी, ये तो मेरा ख्याल है कि फॉरगोन कंक्लूजन है कि अब किसी ग्लोबल फोरम पे इंडिया अपनी सीट के लिए बात भी नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया इज एक्टेड एज अ रोग स्टेट विच हैज वायलेटेड नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देखिए, जब हमने इंडिया पे हमला किया तो एज पर जिनीवा कन्वेंशन किया, सेल्फ डिफेंस में किया, प्रोवोकेशन के बाद किया, रात में छुप के अनअनाउंस हमले नहीं किए। तो एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है, ये बात ये साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम बात ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी अलायंस में है उसकी सेंसिटी रिस्टोर हो। इंडिया ने इस पूरी शोर का फायदा उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी पर वार किया है। तो बिफोर
द सिचुएशन सेटल्स डाउन, हमें इंश्योर करना चाहिए कि उसका स्टेटस रिस्टोर हो। और आइंदा ये इंडिया ने हर 2 साल बाद ये कहानी रिवाइज करनी होती है ना अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए, फिर खाली ये ड्रामा भी बंद करना होना चाहिए। एक बात और आपसे गुजारिश करूं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, आप उनसे भी पूछिएगा, मेरे ख्याल दिस इज द फर्स्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो इंडिया में ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां से पाकिस्तान पे हमले के लोगों को तैयार किया जाता था पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, पाकिस्तान ने पहली दफा उनको भी हिट किया है। तो आई थिंक मैं तो ये सोचना चाहूंगी कि दिस मे हैव बीन द फर्स्ट बट दिस इज नॉट द लास्ट। तो इंडिया शुड नो कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ फॉल आउट भी होंगे जो इंडिया को भी उठाने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप शोभा से शामिल हुई। उन्होंने जो बात की, जाहिर बात है इट रिक्वायर्स अ कमेंट फ्रॉम योर एंड, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जी देखिए, इंडिया में जो ट्रेनिंग कैंप थे, जी, जैसे आपको पता है मेरा ये शोबा रहा है, जी जी, एंड आई एग्जैक्टली न्यू कहाँ कहाँ पे थे। जी जी, और अभी जो खैर हमें तो फौज से निकले बहुत देर हो गई अभी, जी जी, तो लेकिन एज ए स्टूडेंट हम पढ़ते रहते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं। जी जी, ये जो अभी हिट किया है उन जी, कैंप्स जी। को, आई थिंक दिस इज वेरी गुड थिंग एंड इट इज़ ए गुड मैसेज टू इंडियंस जी जी, कि भाई इनफ इज़ इनफ। जी जी। देखिए, बलूचिस्तान में जो इसके अलावा भी वैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आज मौका मिला है तो बोल दूं सारी बातें। बात ये क्योंकि आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी ताल्लुक रहा है, डायरेक्टर भी रहे हैं वहाँ पर, तो ट्रेनिंग कैंप्स तो उन लोगों के भी थे जो यहाँ कराची के अंदर भी हमारे यहाँ दहशतगर्दी किया करते थे। और ये है कि अब अभी भी बहुत स्लीपिंग सेल्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखने वाली होती हैं, लेकिन अब ये है कि ये अब कहने वाली नहीं होती क्योंकि सब लोग खामोश हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कहते हैं कि वो राजस्थान में थी ज़्यादातर ट्रेनिंग फैसिलिटीज। यू मे हैव नोन मोर दी अहमदाबाद में है। जी जी, और एक और जगह है चोलिस्तान के अपोजिट, वहाँ पे थे। जी जी, और ये उनको बॉम्बे लेके जाते थे जी जी, एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ जी। से इन लोगों को पैसा देते थे सारा और फंडिंग होती थी। तो आई थिंक बड़ा अच्छा हुआ, हिट किया इनको। जी। और इट शुड बी ए परमानेंट फीचर एंड दे शुड बी टोल्ड कि वी आर केपेबल ऑफ हिटिंग देम, अगर आइंदा भी अगर इन्होंने इन कैंप को जारी और सारी रखा। अच्छा, तीसरी बात जो मैं हम बात जी, कर जी, रहे थे, जी। एक तो हमने कहा ना मिथ और एक जी, जी। काउंसिल सीट। तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो है जी, जी। कि इंडिया हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी इन ब्रिक्स, जो बहुत बड़ा सेटबैक इनके लिए। जी, जी। इनके जो स्कॉलर्स हैं वो रो रहे हैं इस बात जी। पे। वो कहते हैं हमने बड़ी मुश्किल से बिल्डअप किया था। इंडिया वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिक्स, फाउंडर मेंबर था। और अब विद जो डिवाइड हुई है, अमेरिकन एंड द वेस्ट ऑन वन साइड एंड ग्लोबल साउथ ऑन द अदर, तो उसमें बाय ज्वाइनिंग अमेरिकन कैंप दे हैव बिकम द बैक बेंचर्स इन ब्रिक्स। तो ये बड़ा लॉस हुआ है उनको, और आगे वाले दिनों में आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट आएगा। ये जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, हम ज्योग्राफी चेंज नहीं कर सकते। इंडिया और पाकिस्तान ने नेबर रहना है। जी जी, हम नेबर थे हज़ारों साल से मुसलमान। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान 1947 में नहीं बना था। पाकिस्तान तो 1857 में भी था, जी जब हमारी हुकूमत ख़त्म की गई थी, जी, जब बादशाह जफ़र को कैद किया गया था। तो दैट वाज द सन नवंबर, गालिबन नवंबर में वो हुआ था। जी, उसके बाद अगस्त 47 में इट वाज द मुस्लिम रूल वाज रीइंस्टेटेड इन हमारे अफ़ज़ाओ इजाद की कोशिशों से जी, इन सब कॉन्टिनेंट। एक्चुअली हिस्टोरिकली आपने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव पेश किया है और नाजरीन को भी इससे वाकफियत होनी चाहिए। नाजरीन, आपको पता होगा, वैसे तो पाक स्टडीज़ की किताब में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा होता है। गोरा बहादुर बड़ा सही से हिस्ट्री को लिखवा के गया था। ज़ाहिर बात है उसमें हम वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट्स करते गए। जैसे ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब ने बताया कि वो भी ऐसे ये नहीं था कि उसने पार्टीशन अनजस्ट तरीके से किया। इट वॉज अ वेरी जस्टिफाइड पार्टीशन ऑन देयर पार्ट, लेकिन उसमें मिस्टेक्स हुई, वो इन्होंने हाईलाइट की। बेसिकली जो ये नवाब सिराजुद्दौला की बात की जाती है और बैटल ऑफ प्लासी लिखा जाता है, बट इट्स एक्चुअली पुलाशी। इट्स स्टिल इन बांग्लादेश। आई एम श्योर यू मस्ट हैव इवन सीन इट व्हाइल यू सर्व देयर इन ईस्ट पाकिस्तान। ये पुलाशी एक एक्चुअल जगह है जहां पर एक एक्चुअल बैटल हुआ, जिसके बाद पहली दफ़ा कंपनी ने जो है वो अपनी इस्टेब्लिश की अपनी रूल। और इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन था, नाजरीन आप जानते होंगे
ये जो करंट बॉर्डर पाकिस्तान का है, एक्चुअली दिस इज द करंट बॉर्डर ऑफ अहमद शाह अब्दाली एलियस अहमद शाह दुरानी. दिस वाज कॉल्ड द दुरानी एम्पायर. इट्स कॉल्ड द ड्यूरेंट लाइन. ओ सॉरी, एक पोर्शन उसका ड्यूरेंट लाइन है, दूसरी साइड उसकी रेडक्लिफ अवॉर्ड है. रेडक्लिफ अवॉर्ड के अंदर जैसे इन्होंने बताया कि हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज और जियोग्राफिकल मिस इंटरप्रिटेशंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई. पर ये कि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री बुक से हमने रिमूव कर दिया. वी वर नॉट बोर्न टुडे, वी वर बोर्न हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो. 1000 years ago. जी. It is a continuity of the rule of Muslims in subcontinent. And this has been endorsed by President Trump when he says that this issue is not a new issue. He accepted it. He accepted it. He said this issue is 1500 साल पुराना है. 1500 साल पुराना है. So he's taken this into. I salute him for taking this into context. मैं जो ये आगाज करना चाहता हूँ जी. कि ये लोगों में ये बड़ी गलतफहमी है कि रेड क्लिफ अकॉर्ड सिर्फ पंजाब में हुआ. हमारे साथ धोखा इस पाकिस्तान में भी हुआ. जो 7 स्टेट्स थी असम की, दे वर कमिंग टू ईस्ट पाकिस्तान. वो हमारा जो बाउंड्री कमीशन था वहाँ पे, जिसके मेंबर अनायतुल्लाह खालबन उनका नाम था, ही वाज नॉट ए वेरी ट्रेन्ड एक्सपीरियंस बंदे नहीं थे. उनको धोखा दिया कांग्रेस वालों ने, और वो जो रेफरेंडम करवा दिया सेनेट में, और वो स्टेट्स दे दी गई इंडिया को. तो वो भी एक धोखा हुआ था, जो अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि दीज आर द नेचुरल अलाई ऑफ बांग्लादेश. अभी ये जो यूनुस साहब का बयान आया है जिसपे इंडिया में बहुत सारा हंगामा मचा हुआ है. तो बात यह है कि दी स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिकल मिलियो जो है वो चेंज हो रहा है इंडिया में, एंड हमें अपने आप को खुद भी एजुकेट करना चाहिए, और हमारे जो प्लानिंग है फ्यूचर के लिए इन सारी चीज़ों को देख के करनी चाहिए कि हमने क्या रास्ता इख्तियार करना है, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली. ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया कि मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली. अच्छा, यहाँ पर मैं बड़ा एक अहम नुक्ता उठाऊंगा, बुरा ना मानिएगा तारिक खलील साहब, आप भी जिक्र कर रहे थे, उसी पस मंज़र में बताऊंगा. नाजरीन देखें, जो आपके मुल्क की क्रीम होती है ना, वो आपकी इंटेलेक्ट होती है. वो मुल्क से चली जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती. इट्स नॉट अ प्रिविलेज फॉर intelligent intellectual people to leave the country. I am sure you may not know that the overseas Pakistanis have more love for this country perhaps than most of us. मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, whether you like it or you don't. Issue is, if there is an intellectual capital in Pakistan, it should stay here. यहाँ बड़े अहम नुक्ते पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हुसैन थेबो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं. कल भी इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन बड़ी मुख्तसर बात हुई इनसे. आज भी वेलकम करता हूं इनको शो में, टीवी एंकर जनाब हुसैन थेबो साहब, वेलकम करता हूं सर. सलाम कह दीजिए. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. यहाँ पर हमारे साथ ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब भी मौजूद हैं, और गुफ्तगू हमारी हो रही थी. मैं चाहूँगा हुसैन थेबो साहब इस चीज़ पर आप रोशनी डालें. आज पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर रिटेलिएशन एक ऑपरेशन की शक्ल में शुरू किया फजर के बाद, और अभी तक उसकी सक्सेसेस की न्यूज़ जो हैं वो आती जा रही हैं. एवरी आवर वी आर गेटिंग टू नो व्हाट वी हैव अचीव्ड, एंड आई थिंक इट हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल एज ए रिटेलिएशन. इसके बारे में मैं चाहूँगा आप भी कुछ कहें. देखें जी, सबसे पहले तो तारिक खलील साहब आपके पास बैठे हुए हैं, ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, और मैं इनको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ. जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने और एयरफोर्स के जवानों ने घुस के मारा है, मैं सलूट पेश करता हूँ. नरेंद्र मोदी को 3 चीजों पे गुरूर था. एक, उसको राफेल के ऊपर गुरूर होता था, और जब उन्होंने राफेल मंगाया तो उसको सबसे पहले उन्होंने एक टीवी स्टूडियो में बुला के उसको ऊपर गोबर गाय का लगाया, और उसके गाय का पेशाब लगाया, फिर उसके ऊपर भजन पढ़े, और वो उससे प्रोटेक्शन देते थे. बेसिकली वो कहते, ये जो हिंदू मजहब है, सारे हमारे दोस्त हैं, हिंदू मुसलमान सारे हमारे भाई हैं, लेकिन वो उनमें जो माइट इज राइट होता है, वो जो ताकतवर होता है, वो उसको सलूट पेश करते हैं. तो उसने इस राफेल को भगवान बना के पेश किया था, गोबर शोबर लगा के. फिर उसके बाद जो दूसरा गुरूर था, तकब्बुर था हिंदुस्तान को, वो S-400 पे था, जो उनका एयरफोर्स का सिस्टम था. पाकिस्तान ने कल रात को उस एयरफोर्स के S-400 सिस्टम को उड़ा के रख दिया, उसको तहस नहस करके रख दिया. तीसरा जो हिंदुस्तान को एक गुरूर है, वो ये है कि हमारा जो आईटी का सिस्टम है, हम $200 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान ने उनकी मेजर जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी उड़ा के रख दी हैं, और वो सारी की सारी हैक कर दी हैं. अब इससे आप अंदाजा लगा
वहां पे बचा क्या? मैं अभी हिंदुस्तान की मीडिया को देख रहा था जो पिछले 3 दिन से वहां झूठ बोल रहे थे कि पेशावर पे अटैक हो गया, अभी कराची के पोर्ट पे अटैक हो गया, कराची हमारे कब्जे में आ गया, लाहौर हमारे कब्जे में आ गया। अब उनका चेहरा जो है वो देखने वाला है, और वो जिस तरह से अपने ही नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई जब आप अपने एयर बेस नहीं बचा सकते हैं तो उसके बाद आप आगे क्या करेंगे? और पाकिस्तान ने अभी तक ये कोई ऑफेंसिव नहीं गए हैं, पाकिस्तान अभी तक ये डिफेंसिव मूव है। बिकॉज ये जो जिन जिन लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया है वो लोकेशंस है, वहां से वो ड्रोन भेजते थे, वहां से वो हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करते थे। ये वही ड्रोन है जो नरेंद्र मोदी का जो फर्स्ट कदम है नेतन्याहू, जो इसराइल का बदमाश है, गुंडा है, और ये एक हिंदुस्तान का गुंडा है, ये आपस में इनकी गठजोड़ है, और ये वही उसी ने ड्रोन इसको दिए थे। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी वो फलस्तीन में मासूम बच्चों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर यूज करता है, और उसी स्ट्रेटेजी के तहत इसने भी ये काम शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान को डी-स्क्लेव करने के लिए स्क्लेव करना बहुत जरूरी था, और वो पाकिस्तान ने करके दिखा दिया। अब हिंदुस्तान आया है मुड़के के नहीं, आपसे हम बात करना चाह रहे हैं। जब हम पिछले 22 तारीख से, जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ, तो पाकिस्तान ने इंसिडेंट के पहले दिन ही बोला कि जी ये जो इंसिडेंट है पहलगाम का, ये इंसिडेंट आपने खुद ही कराया है, हमारे पास इसके एविडेंस है। इस इंसिडेंट होता है 2:20 पे, आप 2:30 पे हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जाके एफआईआर कटवाते हैं, फिर उसके बाद वहां से। अच्छा, लेकिन हुसैन थेबो साहब, एक मेरा आपसे सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। आपने भी फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन की बात की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा हिंदुस्तान और भी दीगर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो दहशतगर्दी के बहुत सारे हमले करवाते हैं या उसके अंदर असिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे मीडिया के लोग घबराते हैं हिंदुस्तान के बारे में बात करते हुए। और भी दीगर पड़ोसी ममालिक हैं, उनके कौंसलेट्स में जाकर चाय भी पीते हैं, उनके कौंसल जनरल्स के साथ मिलते भी रहते हैं, उनके नेशनल डे भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन उनकी ओपन इन्वॉल्वमेंट है। बलूचिस्तान के अंदर हमारी पाक अफवाज पर हमले करने वाले भी एक और पड़ोसी मुल्क है हमारा, और एक और पड़ोसी मुल्क है हमारा जो हमारे यहाँ केपी में और हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर हमारे ऊपर हमले करवाता है, फैसिलिटेट करता है। उनके टेलीफोन के रिकॉर्ड्स मिले हैं, आपको पता होगा, उसके बारे में भी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। BLA ने जो ट्रेन वाला वाकया अभी किया था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया, दुनिया की तारीख के अंदर एक मुनफरिद नौयत का वाकया जो इतने सालों के बाद पेश आया कभी। तो हमारे यहाँ ब्लेटेंटली मीडिया क्यों नहीं उंगली उठाती हमारे एनिमीज के ऊपर कि जो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं और हमारे नेबरहुड में ही हैं? लेकिन बात यह है कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को इस कटहरे से मैं बात करूंगा कि मैं तो हिंदुस्तान की बात अपने चैनल्स पे भी जा करता हूँ, हिंदुस्तान में जाके घुस के भी बोल के आ जाता हूँ। बाकी वो तो कहते हैं आप, मैंने देखा है आपको, हिंदुस्तान की मीडिया को बड़ा टफ टाइम देते हैं आप। बाकी जहां तक रही बात, मैं समझता हूं, देखे सर, ये जितनी भी इस रीजन में टेररिज्म हो रहा है ना, आप नाम लेना, ये जो अफगानिस्तान टेररिज्म कर रहा है, बॉर्डर हमारा 2610 किलोमीटर का कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है, हम वहां पे बारबेट वायर लगाते हैं, उसके बाद वो बारबेट वायर तोड़ देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहां पे हिंदुस्तान के टोटल 2000 लोग रहते हैं। वहां पे हिंदुस्तान 6 मिशन बनाता है, एम्बेसी बनाता है, काउंसलेट बनाता है, भाई आपके 2000 टोटल लोग रहते हैं। तो ये आप सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लिए करता है। इस रीजन का एक ही गुंडा है, मैं समझता हूँ ये नाजायज औलाद है यूएस का, जिसने ये अपना डोगी इस रीजन में छोड़ा हुआ है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, कि ये इस रीजन में अनसर्टेनिटी क्रिएट करे। बेसिकली जो वाशिंगटन है उसका कोई दिल्ली से या इस्लामाबाद से इतना कोई कनेक्शन नहीं है जितना उसको शंघाई से डर है, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में अगर कोई मुझे टफ टाइम देगा तो वो शंघाई देगा। और इसने अपना ये बुलडॉग जो है ये रखा हुआ था यहाँ पे नरेंद्र मोदी, वो हम पिछले 22 तारीख से ये सारी दुनिया को बुला बुला के बता रहे थे ना कि ये आए जी, आप इन्वेस्टिगेट करें, वेन्यू आपका, लोकेशन आपकी, एम्पायर आपका, आप इन्वेस्टिगेट करें। ये जो हिंदुस्तान हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, ये किस वजह से कर रहा है? इस वजह से कर रहा है। अच्छा, यहाँ नाजरीन, मैं मुल्क का नाम लिए बगैर ये कहूंगा कि एक मुल्क है हमारे खित्ते में ही है
जिसने एक ख़ास किस्म की एक पूरी फोर्स बनाई हुई है जिसका काम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना है, और वो बाकायदा तौर पे सारी दुनिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं अपने हमदर्दों के लिए, और पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी एफसी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म किस्म की एक्टिविटी करते हैं। एफसी फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो हमारे बलूचिस्तान की फ्रंट लाइन प्रोटेक्टर है, वो कई दफ़ा उनको नेम भी कर चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कह चुकी है, लेकिन हमारे मीडिया के लोग बहुत घबराते हैं इसके बारे में बात करते हुए। मैं हुसैन थेबो साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए, बड़ी अहम गुफ्तगू आपने की, बहुत मुझे अच्छा लगा। आप हिंदुस्तान को भी बड़ा टफ टाइम देते हैं, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब के साथ गुफ्तगू हमारी जारी है, बड़ी अहम बात हो रही थी जनाब हुसैन थेबो साहब के साथ भी, और हुसैन थेबो साहब ने भी बड़ी आला मेयार की बात की, आपको भी सलूट पेश किया उन्होंने। बात ये कि ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, हमें थोड़ा सा क्रिस्प होना पड़ेगा। उनके मुल्क में एक वाक़या पेश आता है जिसके लिए उनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड प्रैक्टिकल, ठीक है, जो कुछ है इम्प्लाइड किस्म की एविडेंस है कि जी उन्हें लगता है। आपके यहाँ ओपनली BLA को सपोर्ट करते हैं, और आपके यहाँ इतना बड़ा ट्रेन का ये वाक़या पेश आया, और हमने सरसरी बोला लेकिन मीडिया चुप हो गई, और मीडिया में हमने शोर मचाया लेकिन मीडिया जब चुप हो गई। मेरा ये मतलब नहीं कि टीवी चैनल चुप हो गए, मेरा कहने का मतलब ये जर्नलिस्टिक कम्युनिटी जो आपकी, आप बैठते होंगे, इंटेलेक्चुअल्स को क्या फेयर है, व्हाट इज देयर फेयर, व्हाट इज द फेयर इन द हार्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम इंडिया, व्हाट डज इंडिया हैव अगेंस्ट आवर इंटेलेक्चुअल्स दैट दे फियर टू स्पीक अगेंस्ट इंडिया। देखिए इंडिया जो है, आई एम प्राइवेट टू दैट, 93 ऑनवर्ड इंडिया ने ये बोगी इस्तेमाल करना शुरू की टेररिज्म की। ये वो दौर था जब सिखों की मूवमेंट पंजाब में अरूज पे थी जी, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया जी कि हम उनको सपोर्ट करते हैं जी, और हमने फिर, मुझे याद है 93 में जी हमने उनको रिबट किया कि भाई ये आपका अपना काम है। जी। लेकिन बाद में एतजाज एहसन साहब का भी नाम आता है इस सिलसिले में। वो आई डोंट नो, अल्लाह आलम स्वाब, उन्होंने तो डिनाई किया इस बात को। ये जो बात ये है कि इंडिया ने टेररिज्म को एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करना शुरू किया। दे आर प्रॉक्सी वॉरफेयर में ये इस्तेमाल होते हैं। इसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका में भी उन्होंने बहुत तामल को सपोर्ट किया था, मालदीव में किया, और नेपाल में किया, भूटान में किया, मतलब उन्होंने किसी नेबर को छोड़ा नहीं है। फिर कनाडा में आप देखे वहाँ जाके मार दिया एक सिख लीडर को, फिर अमेरिका में भी कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया में भी कोशिश की। तो ये एज ए, फिर वो जो आप जो दोवल साहब है वो 6-7 साल बड़ा क्लेम करते हैं कि वो दाता दरबार में भेस बदल के रहते रहे हैं जी जी, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे हैं। तो बात यह है कि इन्होंने हमारे अंदर काफ़ी स्लीपिंग सेल क्रिएट कर दिए, जो आप कहते हैं ना बोलते नहीं हैं लोग। सर वो मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है, कुछ शेर दे लोग भी। खैर एनीवे, आई डोंट वांट टू से इट राइट नाउ। ऑफ कोर्स देयर आर स्लीपर सेल्स, दे आर देयर सिंपैथाइजर्स, एंड आई थिंक दे आर सिंपैथाइजर्स एवरीवेयर। BLA का जो प्रॉब्लम है ना, BLA इज नथिंग। जी, देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद जितना पैसा बलूचिस्तान को मिलता है अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन कहाँ जाता है वो? आम आदमी में तो खर्च हो नहीं रहा। जी जी, और आम आदमी को ये कहा जाता है पंजाब खा गया, कराची खा गया, फलाना खा गया। मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं तो सिर्फ देखें, आई डोंट वांट टू टॉक, प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि व्हाई डू वी नहीं, आई एम सॉरी, आई वुड नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, नॉट टुडे। मैं आपसे डायरेक्ट एक सवाल पूछ रहा हूं, व्हाई इज आवर इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी नॉट फ्री और ओपन इन क्रिटिसाइजिंग इंडिया फॉर डूइंग दीज थिंग्स इन पाकिस्तान? ये इसका जवाब तो आप खुद देना मुझे, क्योंकि आप इनसे मिलते रहते हैं, हम नहीं मिलते। नहीं, देखें, बंदा सिर्फ अपने पे मास्टर से घबराता है, जो हमें बताया गया था, या तो कोई पे मास्टर हो, नहीं भले देयर मस्ट बी समथिंग इज गोइंग ऑन ना। देखें, मैं आपको कई मर्तबा ये बातें बता देता हूं कि मैंने खुद देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, प्रेस नोट्स मौजूद हैं, बट आफ्टर 1 वीक अखबार के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं होता, कोई कॉलम नहीं होता, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं होता। वो मुल्क जो आपके मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वहाँ के काउंसलेट्स की रोज़ तस्वीरें आती हैं, आपके इंटेलेक्चुअल्स वहाँ के नेशनल डेज मना रहे हैं, आपके इंटेलेक्चुअल्स वहाँ विजिट कर रहे हैं, वाई?
क्वेश्चन मार्क है ना बहुत बड़ा। सेकेंडली आप बता रहे हैं, देखें यू हैव बीन ए POW, दैट इज नॉट अ डे टू सेलिब्रेट द डे योर कंट्री वाज पार्टीशन। ठीक है, यू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश, ऑल राइट, यू आर गोइंग एंड सिंगिंग ऑन देयर नेशनल डे, कम ऑन सर, ये दिस इज अ बिट टू मच। वो तो अब साबित हो गया ना कि वो नॉट फेयर, गलत नॉट था। फेयर। वो इवन बांग्लादेशी देखिए, मैं आपको, And they are celebrating, they get taking photographs the day our country was split into two. आप जाके वहां पे सेलिब्रेट कर रहे हो कि साहब मुबारक हो, मुबारक हो। जिस दिन जो है फॉल हुआ उस दिन आपके इंटेलेक्चुअल्स जाकर वहां जो है वो मेडल्स पहन रहे हैं और गले मिल रहे हैं और तराने गा रहे हैं और नगमे गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। I don't endorse this, sorry sir, I don't endorse this। नहीं, वो जो बांग्लादेश में जो हुआ था वो तो अब नेगेट हो गया है ना, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हमारे साथ Was that a difficult day for you or not? My father was an army officer, देखें, and you know him, and I asked him, he said I was shattered that day. He said I never felt as depressed as I was that day. देखिए, Why are people going and dancing on that day? देखिए, Why are they getting their photographs taken? These so-called intellectuals, don't want to name them. I'm going to lose my temper, but I'm just saying this. देखिए, आज भी हम में ऐसे लोग हैं जो अभी इंडिया में कर रहा है उसको वो कंडेम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये आपका ये जवाब इसका आप देना करना चाहिए। इसका मैं क्या जवाब दूं? आप दें जवाब इसका, क्यों नहीं कर रहे? हमें अंदर, अपने अंदर झांकना चाहिए, तो कौन लोग हैं, क्यों नहीं कर रहे? वो क्या वजह है? Many people are silent about it. This is a, क्योंकि देखें अभी तो जो बात मैंने स्टेटमेंट देखी है सोफिया कुरैशी की, they are going to move towards peace, if not today, tomorrow. नहीं, उनकी मजबूरी है। मजबूरी है उनकी भी। लेकिन मैं यहाँ पे एक इंटरजेक्ट करूंगा। नहीं, आपने मुझसे पूछा, मैं एक जुमला बोल दूं? मैं एक इंटरजेक्ट करूंगा कि वो उनकी मजबूरी है। मैं कहता हूँ कि अभी जो भी नेगोशिएशन हो, एटलीस्ट मेरी नाकस राय के मुताबिक एटलीस्ट 3 कंडीशन तो पाकिस्तान ऑन टेबल पे जरूर रखे बातचीत के लिए। बोले। एक, इंडस बेसिन ट्रीटी मस्ट बी रिस्टोर्ड एंड रिस्पेक्टेड। यस। नंबर 2, बॉर्डर मस्ट नॉट बी स्टॉप्ड, endorsed। हाँ, एंड थर्ड इज कश्मीर शुड बी ऑन द टेबल। It should be। फिर बातचीत चलेगी। Should be, yes। फिर बातचीत चले, बाकी चीजें बाद में आती रहेगी। By irrespective of whatever was done in the past, I don't want to talk about it. There are mistakes on हो गया every जो। end, जो हो गई। But I think कि अगर ये bilaterally तय करना है तो yes, it should be on the table. Yes। देखिए, अभी If it is to be resolved bilaterally, then at least we need to do it bilaterally. Or will we say कि नहीं, we will not do it bilaterally because one party doesn't want to talk about it. देखिए, Then, है ना? दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने आपको दे दी है, क्योंकि बायलैटरली इंडिया आपसे बात नहीं करता था। वो कहते थे हम पावरफुल हैं, पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, पॉपड़ है, भीख मंगा है, फलाना है, धमकाना है। आप उनके मीडिया को देखें, आज जो पोजीशन है, यू आर इन ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो आप इसको कैपिटलाइज करें और अब बायलैटरली वो बात करने पे उसको मजबूर करें। अब बिल्कुल ये बात होनी चाहिए थी, बल्कि मैंने वावेला किया था, मैं टीवी एंकर था पाकिस्तान में, जिसको समझ बूझ भी थी कि पॉलिटिकल मैप होता क्या है, वरना पाकिस्तान के लोगों को तो ये भी नहीं पता पॉलिटिकल मैप क्या है। और आपको पता है कि पॉलिटिकल मैप को चेंज किया गया 2019 में, व्हिच वाज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। किसने किया, क्यों किया, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट, बट लेट इट बी। ब्रिगेडियर शेख मोहम्मद नदीम साहब इज ज्वाइनिंग अस। वेलकम करता हूं आपको ब्रिगेडियर शेख मोहम्मद नदीम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आज आपकी आवाज के अंदर सलाम के जवाब में ही बड़ा जोश है, ऐसे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है माशाल्लाह से। So you've shaken them up, is that correct? You've given them a good wake up call. बिल्कुल माशाल्लाह, सुबह आपने फजर के टाइम पे सुना ही है अल्लाह अकबर के नारे, अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी गनों ने और मिसाइल ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ये सब फायर किए हैं माशाल्लाह से, और आज इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे बेगुनाह थे उनके शहीदों के खून का बदला भी हमने इनसे ले लिया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे तफसीलात बताइएगा। उसकी वजह ये है कि आप थोड़े, मैंने देखा है कि बड़ी सिंपल अल्फाज के अंदर मुश्किल चीज़ें समझाते हैं। ये सुबह से जो वाक़यात पेश आए, आई एम श्योर आप देख रहे होंगे, हर चैनल पे शाउटिंग मैच हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम हमारे प्रोग्राम में अब तक के अंदर एक कंक्लूसिव डिस्कशन हो। आप ये बताइएगा, व्हाट वाज द जनरल ऑब्जेक्टिव दैट वी इंटेंडेड टू अचीव एंड व्हाट वर द टारगेट्स दैट वी हिट। जरा मैं चाहूंगा इसके बारे में तफसील बताएं। देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू काउंटर देम, कि ये जिस तरह से ये बदमाश हाथी की तरह मुस्तकिल हमारे जो रिस्ट्रेंट को जो है वो इजी ले रहे थे और टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। ठीक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको जो है वो गिरा दिया है, और
और इनका गुरूर खाक में मिला दिया है। इनका गुरूर वही था जैसे मैंने पहले ही बताया कि रफाल और उसके बाद S-400, आपने देखा कि ये J-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए से उसके क्लिप्स भी पूरी मीडिया पे चल रहे हैं कि किस तरह से ये S-400 को जो है ये स्क्रैप बना दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये स्क्रैप के भाव बिकने वाला है जो $1.5 बिलियन का इंडिया ने ये 4 बैटरियां खरीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अब वो आ गया है अपने टर्म्स के ऊपर। और आपने देखा कि मार्को रूबियो साहब का भी सुबह कॉल आ गई, डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आई कि जिस तरह से आप बस करें, क्योंकि वो लोग पहुंच गए उधर कि भाई अब हम तो जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन अब जान इस तरह से नहीं छूटेगी, क्योंकि हमने काफी बर्दाश्त का मुजाहरा किया और हमने अभी भी देखिए किसी सिविलियन आबादी को कैजुअलिटी हमारी तरफ से नहीं हुई, हमने किसी को निशाना नहीं बनाया। लेकिन अच्छा, मुझे एक वजाहत आपसे चाहिए। कल इनका क्लेम था इंडिया वालों का कि इन्होंने ड्रोन भेजा था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए। आई थिंक उनको ऐसे अचीवमेंट अपनी कोट कर रहे थे, लेकिन जो नॉलेज हमारे पास है वो ये है कि मेयरली पार्शियल डैमेज हुआ था कुछ हमारे हार्डवेयर को, विच वाज पॉसिबली द एयर डिफेंस सिस्टम जिसको आपने नेम किया, लेकिन कह रहे थे कि पार्शियल डैमेज था और वो भी हमारे सिर्फ सिपाहियों को कुछ को जो है वो इंजरीज आई। लेकिन ये कि हमने जो S-400 को टारगेट किया है, हैव वी टारगेटेड इट विद अ वेपन सिस्टम और विद अ ड्रोन? देखिए, हमने बाकायदा वेपन से, और ये हाइपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल, अपना एयर टू सरफेस मिसाइल है जी जी, ठीक है, उसके जरिए से हमने इसको टारगेट किया जी, जो आपका ये S-400 सिस्टम है जी। और ये पूरा इस वक्त स्क्रैप हो चुका है, ये पार्शियल डैमेज नहीं है, ये कंप्लीट डैमेज हो चुका है। अच्छा, उनके पास अब ये फैसिलिटी जो ये बैटरी है ये अवेलेबल नहीं है इंशाल्लाह ताला, जिसके ऊपर इनको बड़ा नाज था। मोर ओवर जो इन्होंने हमारे पास ड्रोन भेजे थे, देखिए वो ड्रोन बहुत हाइट के ऊपर चलते हैं जी। हमारे पास सैम है यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है जो इससे भी ज्यादा हाइट के ऊपर जाके एंगेज कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जो है वो जिस चीज को पिस्टल से मार सकते हैं हम उसे तोप से नहीं मारते। तो वी वेटेड फॉर देम कि वो नीचे आएंगे जब वो हाइट पे आते हैं, क्योंकि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन कहलाता है, यानी ये सुसाइडल अटैक करता है, आखिर के अंदर स्ट्राइक करता है। तो बिफोर इट स्ट्राइक्स हमने इसके बावजूद इसको सॉफ्ट किल पे रखा, और अगर ये हमें लगा कि सॉफ्ट किल की रेंज से निकल गया तो फिर हम इसको हार्ड किल से फायर करते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव म्यूनिशन इस्तेमाल करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने एंगेज किया। इनका जो इसका पर्पस होता है ये सर्वेलेंस इंटेलिजेंस के साथ साथ ये फैटल भी हो सकता है, ठीक है, ये अटैक ड्रोन भी है, लेकिन हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह एंगेज किया। और दूसरी चीज जो ये मैंने बताई कि ये आइडेंटिफाई कर रहा था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को, जैसे आपने बात की जी, तो हमारे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ये कोई डैमेज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर सका। और इंडिया के अलबत्ता हमारे J-17 थंडर के जो हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल है उसके जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने एंगेज किया जी, और आज वो स्क्रैप बन गया जो उनका गुरूर था। एंड दैट इज वन ऑफ देयर प्राइमरी फ्रंटलाइन वेपन सिस्टम्स फॉर एयर डिफेंस, है ना, इनफैक्ट द मोस्ट एडवांस्ड राइट नाउ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसे आप कह रहे हैं कि अब वो बच्चा नहीं, कुछ नहीं बचा उसका। ब्रिगेडियर तारिक खलीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर तारिक खलीद साहब, आपने बात सुनी ब्रिगेडियर नदीम की, बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की। कल ब्रिगेडियर नदीम के दिल में था, लेकिन वो हमें यही कह रहे थे कि आप परेशान ना होइए, होगा रिएक्शन आएगा, आप बेफिक्र रहें, कौम बेचैन ना हो ज़्यादा। लेकिन लास्ट नाइट वॉज अ डिफिकल्ट नाइट, वुड यू एग्री विद दैट ब्रिगेडियर तारिक खलीद? यस्टरडे वाज अ टफ नाइट। मैं काफ़ी सारे एंकर्स को सुन रहा था जी जी, और बड़ी मुतज़ाद किस्म की राय आ रही थी कि कुछ कहते थे जी इनफ इज़ इनफ, कुछ पॉलिटिशियंस कह रहे थे जी हमने 4 जहाज मार लिए, 5 मार लिए, तो हमने बदला तो ले लिया है जी जी वगैरह वगैरह जी जी। लेकिन जवाब देना इसलिए बड़ा नेसेसरी था कि अगर आप जवाब नहीं देते तो ये सिलसिला रोज़ चलता, ये दूसरे दिन ये कोई ना कोई बहाना, कोई देखिए ये बड़ा क्लासिक जवाब तो 2019 में ही दे देना चाहिए था, पर लेकिन वो नहीं दिया ना, हमने नहीं दिया। तो बड़ा क्लासिक ऑपरेशन ये था पहलगाम का, ये रॉ का बड़ा क्लासिक ऑपरेशन था, इनसाइड जॉब थी, और मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था। ये इस मामले से 1 हफ्ता पहले पब्लिश हुआ था। पहलगाम इज ए कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ये आप पढ़ लीजिए। अभी उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ जी जी। तो बात यह है कि जवाब तो बड़ा ज़रूरी था, इसलिए इट हैड ए रिस्क, हमारे पास एक रिस्क था इसमें कि उनका रिएक्शन हम पे क्या आता है और हम कितना कामयाब हैं। अल्लाह ने बड़ा फजल किया कि आपने एक अच्छा सबक उनको दे दिया है। एटलीस्ट दे विल थिंक 100 टाइम बिफोर अगेन वेंचरिंग इनटू। बाकी जहाँ तक ड्रोन्स का ताल्लुक है,
आई एम ए गनर। जी जी। और ड्रोन जो हैं ये इनकी वैल्यू होती है $500 $550 से $500। $5000 बड़ा सोफिस्टिकेटेड होगा। तो ये इसको अगर आप वज़ाइल से मारने लगे तो यू आर स्पेंडिंग $1 मिलियन टू स्पेंड। तो हम इनके दो तरह के ड्रोन होते हैं। एक होते हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, आगे गिर के तो तबाह हो जाते हैं, थोड़ा बहुत लॉस करते हैं। दूसरा होते हैं दे हैव टू रिटर्न। जो रिटर्न वाले हैं आपने सारे के सारे उनको ख़त्म कर दिए। इनको न्यूट्रलाइज करना कहते हैं। तो वो स्मॉल आर्म से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। उनको ज़रूरी नहीं होता कि आप तोप से चलिए, आपने बड़ी अहम बात की, तोपखाने से इनका ताल्लुक है। बेसिकली जब फौज के अंदर कोई गनर कहता है ये आर्टिलरी, तो तोपखाना कहते हैं इसे। और ब्रिगेडियर नदीम साहब, यू आर ऑल्सो विद अस हियर। वी आर ऑल्सो, जिसके बारे में बात नहीं हो रही वो इन लोगों का रोल है जो कि हमारे तोपखाने वालों का है। आवर आर्टिलरी पीसेज आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। और मैंने सुना है कि बहुत सारे सेक्टर्स या बहुत सारे एरियाज के अंदर जो है आवर आर्टिलरी इज डूइंग द जॉब, and these are very I don't know how much of a precision weapon they would be considered in today's time and age. जी, artillery is a very good precision weapon. जी। अभी आर्टिलरी भी जो है ना मिसाइल की तरह टारगेट लॉक कर देती है जी। और विद इन 1 यार्ड 2 यार्ड मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो विच इज़ नथिंग। और क्योंकि जो हम कैपेसिटी ऑफ शेल पे है ना जी, फ्रॉम स्मॉलर टू द हेवियर कैलिबर, क्योंकि आर्टिलरी में मोटर भी आता है और आर्टिलरी में मिसाइल भी आता है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया। ब्रिगेडियर नदीम साहब, यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आर्टिलरी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, जिनके बारे में न्यूज़ आ रही है कि आर्टिलरी इज डूइंग इट्स। आज़ाद कश्मीर में। जी जी ब्रिगेडियर नदीम साहब। नदीम साहब, जो हमारे LOC के ऊपर लगी हुई है सारी आर्टिलरी, और सुबह आपने देखा कि अल्लाह अकबर के नारों के साथ इन्होंने सबने फायर किया। तो ये ओपन एयर में और तमाम जगह पर, हर जगह पर ये इफेक्टिव है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि 1 यार्ड का इसके जो है वो एरर के चांसेस हैं सिर्फ, एंड इट इज़ वेरी प्रिसाइज, आप कह लें कि ये हिट करती है। तो अब इसमें मिसाइल भी आ जाते हैं जैसे। और ये जो आपकी जंग हो रही है ये हो ही बेसिकली आर्टिलरी की रही है अगर देखा जाए तो। उसके बारे में मैं समझता हूँ कि ब्रिगेडियर तारिक आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। जी जी, वो बता भी रहे हैं। मिसाइल इज आल्सो आर्टिलरी। जी जी, प्रोजेक्टाइल मतलब सिर्फ इट इज अ हायर एशेलॉन ऑफ आर्टिलरी। जो हमारे देयर हैव बीन चेंजेस नाउ, लाइक एट वन टाइम now in Pakistan they use the word mechanized. For mechanized that would be all kind of units. There are कई इसी तरह ये कि अब इनका आर्टिलरी का मुझे नहीं पता कि क्या है। मैकेनाइज्ड तो 65 में भी थी। There are 2 types of artillery. One is towed artillery. Yeah. Other is mechanized artillery. Yes. Towed artillery वो होती है कि जो गन्स को आप टो करके ले जाते हैं साइट पे और फिर उसको डिप्लॉय कर देते हैं। जी। जो मैकेनाइज होती है जिसमें गन इज इंस्टॉल्ड इन द टैंक शैसी पे, एंड वहाँ से इस्तेमाल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नाउ plenty, I don't want to get into detail, plenty of capability in mechanized artillery. ये बड़ा अहम नुक्ता है नाजरीन, क्योंकि तोपखाना भी जो होता है ये पहले जैसे आपको बता रहे हैं कि आर्टिलरी पीस एक जगह रख दिया जाता था, उसको डिप्लॉय कर दिया जाता था, लेकिन अब वो ये है कि अगर वो शैसी के ऊपर इंस्टॉल्ड हो तो आप उसको कहीं पर भी तो अभी लेटेस्ट जो है ना टेक्नोलॉजी मिसाइल की वो मैकेनाइज आर्टिलरी है। जी, बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने बताया, जो मैंने इसीलिए आपको मेंशन में लाया कि अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं। इसके बारे में हम मजीद भी बात करते रहेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।